Good morning, children. This is our fifth lecture, chapter 2, unit and measurements. अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया था. जो भी क्वांटिटी जो है स्टार्ट में ही दिया था, इस यूनिट को, चैप्टर को स्टार्ट किया था जब हमने, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं. दो ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी, उसमें हमने दो तरह की पढ़ी थी. एक थी हमारी फंडामेंटल और एक थी हमारी डिराइव्ड, है ना. फंडामेंटल आपने याद रखनी है. फंडामेंटल में कौन कौन सी थी? एसआई सिस्टम में जो मेन 7 फंडामेंटल्स हैं: मास, लेंथ, टाइम, देन करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, right, and quantity of substance. ये फंडामेंटल है. डिराइव्ड इनमें से इनको मिला, इनसे एक दूसरे की हेल्प से हम जो नई फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं उनको हम कह देते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. अब इसमें बच्चों आपने जो है एक सिंबल से आपने ध्यान रखना है कि हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन से सिंबल्स यूज़ करेंगे इसको, जब हम इसकी डायमेंशंस में आएंगे. इसके लिए अब हमेशा कैपिटल एम का इस्तेमाल करोगे. इसके लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, करंट के लिए कैपिटल ए, टेम्परेचर के लिए कैपिटल के, कैंडला के लिए सी डी. ये बहुत कम होगा आपको यूज़ अभी फ़िलहाल 11th-12th के लेवल पे. बाद में हायर क्लासेस में आप इसको यूज़ कर रहे होंगे. देन मोल, ये तो आप यूज़ कर रहे होंगे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए. ठीक है, ये बेसिक हमारी प्रेजेंटेशंस होती हैं. इनको ये सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब जो हम बात करने वाली हूँ, दैट इज़ द डायमेंशन. डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है कि कोई भी, जैसे मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ, पहले फिर बताती हूँ. जैसे मान लो एरिया है. एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट. लेंथ जो है वो भी क्या है? लंबाई है. ब्रेथ जो है वो भी क्या है? लंबाई. इसी को नाप रहा है ना, लेंथ. नाम दे दिया ब्रेथ, छोटी साइड को, छोटी लेंथ को ब्रेथ बोल दिया, लंबी साइड को लेंथ बोल दिया. है तो वो लेंथ ही, तो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? कैपिटल एल से. तो ये हो गया हमारा एल इंटू एल. तो ये कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर. इसका मतलब अब हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो हमारी कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें ये जो फंडामेंटल वाले हैं वो कितनी बार उसके अंदर, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो उसके अंदर हैं. मतलब यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि लेंथ इज 2 टाइम्स प्रेजेंट इन अ एरिया. तो इसकी जो होगी, हम इसमें द डायमेंशन ऑफ, इसमें बोलेंगे हम कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया कितनी हो गई? 2, क्योंकि इसकी पावर आ गई 2. सो डायमेंशन, कोई भी जो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है डायमेंशन. सो डायमेंशन क्या हो गई आपकी? डायमेंशन क्या बोलेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की? आर दी पावर टू विच the fundamental quantities are to be raised to represent the derived quantity. So dimension of a physical quantity are the power to which the fundamental quantities are raised. डायमेंशन की बेसिक डेफिनेशन जो है ये हो गई. और ये जो हमेशा जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात आती है, whenever I'll talk about dimensional formula, एक एक्सप्रेशन है वो जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी एंड विद व्हाट पावर एंटर हुई हैं इनटू अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसको बताती हैं. और ये हमेशा रिप्रेजेंट करे जाएंगे. जैसे यही एग्जांपल अगर मैं एरिया का ले रही हूँ तो आई विल राइट दैट एरिया की क्या हो जाएगी? एरिया विल बी रिटन एज, इसमें 3 बेसिक चलती हैं, एम एल टी. ये तो चलेंगी सबके साथ. जब अगर इसके अलावा अगर ये 3 जो है हमारी
ये 3 बेसिक्स चलनी है हमेशा, जान है ना। इसके अलावा कभी अगर करंट आ गया तो ए इंट्रोड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर आ गया तो केल्विन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई तो कैंडेला एंड मोल। पर अगर ये लोग नहीं हैं तो इनको हर बार ही लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये तो बेसिक 3 है, इनको तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि ये आपके साथ चलने ही वाले हैं। तो अब हमारे जो फॉर्मूला आ रहा था एरिया में, उसमें सिर्फ L² आ रहा है, ना मास है इसमें ना टाइम है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एरिया में। तो मास के ऊपर भी पावर 0 आ जाएगी, L की पावर 2, और टाइम भी इसके ऊपर नहीं हो रहा तो उसकी पावर भी 0, और इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। ये जो प्रेजेंटेशन है दैट इज नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो एरिया विल बी इक्वल टू m0 L² T0। ठीक है, अब इसको डिफाइन आउट करेंगे तो क्या है, द एक्सप्रेशन, ये क्या चीज है, द एक्सप्रेशन which shows that which of the fundamental quantities and with what power enter into the derived unit of a physical quantity, derived unit of a physical quantity is called डायमेंशनल फॉर्मूला। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया। अब एक और चीज हमारी आती है, दैट इज द डायमेंशनल इक्वेशन। उसमें कोई खास बात नहीं है, आपने क्या करना है, कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, इसका भी सिंबल लिखना है और उसको इक्वेट कर देना है इसके, यानी कि आप जब इसको लिखोगे एरिया को, तो एरिया के लिए हम जो वो अल्फाबेट यूज करते हैं, वी राइट इट एज ए, है ना, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, और ये जो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाली हमने m0 L² T0, तो ये इसी एग्जाम्पल में यहाँ पर भी m की वैल्यू, एरिया की वैल्यू कितनी आ रही थी, लेंथ इनटू ब्रेथ विच वाज इक्वल टू कितनी आई थी, L²। सो यहाँ पर भी हमने जो बोला कि इधर पे क्या लिखेंगे हम, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया इज इक्वल टू, कितनी है उसकी डायमेंशन, 2। एरिया के देखो एग्जाम्पल से तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई। अब ये डायमेंशनल इक्वेशन अगर आपको डिफाइन आउट करने को आ जाती है, तो बोर्ड एग्जाम में तो छोटी छोटी चीजें भी कई बार डाल देते हैं। सो द इक्वेशन ऑब्टेन्ड, आपकी जो इक्वेशन आप ऑब्टेन करते हैं बाय इक्वेटिंग द सिंबल of a physical quantity with its dimensional formula, with its dimensional formula is called this dimensional equation। क्लियर हो गया। डायमेंशंस जो हैं वो ये बताती हैं कि जो फंडामेंटल जो आपकी क्वांटिटीज हैं वो डिराइव्ड के अंदर कितना घुसी हुई हैं। ये कह लो कि आप उस फिजिकल क्वांटिटी, उसके अंदर कितनी सारी जो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसके अंदर जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी वो किस लेवल तक गई हुई है, मतलब कितनी पावर्स उसकी इस्तेमाल की गई है, कि अकेली एक लेंथ ली है, 2 लेंथ, अगर जैसे वॉल्यूम होता, वॉल्यूम में क्या जाना था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी L³ हो जाता। तो अब हम यहाँ क्या बोलते हैं कि इसमें लेंथ की जो डायमेंशन है इसमें वॉल्यूम में वो क्या हो जानी थी, 3। जैसे एरिया में लेंथ की जो डायमेंशन है वो 2। सो दिस वे आपको ये पता लगता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी कंटेन्ड हैं
किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में वो उसको डायमेंशन जो है वो बताता है। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको बच्चे याद होने चाहिए, अभी मैं उनको आपको हेल्प करूंगी शुरू में। अब बेसिकली जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी का निकालते हैं तो हमें उनके फार्मूलाज पता होने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज पता है आप बड़े आसानी से उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई मुश्किल उसमें नहीं आएगी। जहाँ पर जगह होगी मैं उसमें यहीं पे कर दूंगी, अगर स्पेस की कमी आएगी आई विल यूज माय अदर शीट्स जस्ट टू एक्सप्लेन द कैलकुलेशन पार्ट। अब जैसे ये एरिया है फर्स्ट, सो इसका फिजिकल फॉर्मूला क्या है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ इनटू ब्रेथ है तो फिर तो ठीक है, ये आपका जो लेंथ इनटू ब्रेथ चल रहा है तो इट मीन्स आप कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल करेंगे इसमें, है ना। सो कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल कितना हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी होता है, तो एल स्क्वायर हो गया, है ना। अब इसको लिखने के लिए मैंने क्या कहा था, 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, दैट इज मास भी लिखना है, लेंथ भी लिखनी है और टाइम भी लिखना है, तीनों के टर्म्स में लिखना है। इस फॉर्मूला में कहीं मास नहीं था इसलिए एम की पावर कर दी 0, एल की पावर होगी 2 और टाइम की पावर भी होगी 0, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल लंबाई का हो रहा है। और अब यहीं से आप यूनिट्स निकाल सकते हैं। हम एसआई इंफॉर्मेशन दूंगी मैं, कई जगह सीजीएस भी बताऊंगी, एसआई भी। सो यहाँ पे यूनिट्स में इसकी लेंथ, तो अगर एसआई सिस्टम में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। और अगर सीजीएस में जाते हैं तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन कम्स दी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पर भी क्या हो जाना है, वैसे ही एल इंटू एल इंटू एल, सो आई कैन राइट इट एज एल इंटू एल इंटू एल इज इक्वल टू एल क्यूब, विच इज इक्वल टू वॉट, m0 एल क्यूब t0। और यहीं से आपने लंबाई ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो इट विल बी मीटर क्यूब। और अगर सीजीएस की बात करेंगे इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देन कम दी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको ये याद है ना, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम है। सो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एल क्यूब। सो दिस इज व्हाट विल राइट एज एम अपॉन एल क्यूब। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एम एल रेज टू द पावर -3, टी तो है ही नहीं, तो इसको कैसे लिख लेंगे, m1 l -3 t0। ये हो गया जी आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मास को किस में नापते हैं आप, केजी में। एसआई सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। इस तरफ को मैं एसआई ले रही हूँ, इधर सीजीएस। सभी की नहीं बताऊंगी बट जो सिंपल्स हैं उन दोनों की वैल्यूज बता दें। केजी होगी और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, वी टॉक अबाउट एक्चुअली डिटेल में तो मैं बाद में पढ़ाऊंगी कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वहाँ डिस्टेंस के साथ देखते हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटीज, उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो वो 2 पॉइंट्स की बीच की दूरी ही, तो दिस इज डायरेक्टली रिमेंबर इज हियर दैट इट इज इक्वल टू योर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लेंगे। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी। तो इसमें क्या है, एम तो है ही नहीं, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एम की पावर तो हो गई 0, एल की पावर 1, टी नीचे था, टी को जब ऊपर ले गए तो -1 हो गया। ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। और डिस्टेंस को किस में नापते हैं, एसआई सिस्टम में, मीटर्स, टाइम को सेकेंड्स, तो मीटर पर सेकेंड। अगर सीजीएस में चले गए तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसमें तो उतना ही रहना है। सो दिस वे वी राइट द टाइम। देन कम द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना। सो दैट वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा एक बात ये, मैंने मेरे पास स्पेस क्योंकि कार्डबोर्ड की है इसलिए मेरे को बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। आप बच्चों ने क्या करना है, अपने जैसे ये आपका रजिस्टर है ना, सेंटर पेज पे करना है इसको, क्योंकि अब जो शुरू की चीज़ें छोटी छोटी ऐसे
ठीक है, ये आपका सेंटर पे। अगर मान लीजिए आप यहाँ लिखते लिखते यहाँ ख़त्म हो गया क्वेश्चन और आपने उसके बाद ये लिखना है, तो आप ये जगह छोड़ देंगे, आप नया फ्रेश पेज लेंगे जिसके दोनों पेजेस आपके दिख रहे होंगे। यहाँ पर फिर आपने सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल रिलेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए जगह ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि वहाँ पे हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। देखो यहाँ तो मैंने फिर भी कर दी है यहाँ, क्योंकि जगह थी, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मुझे जगह कम लगेगी, मैं तुम्हें अलग शीट पे करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको वहीं पे शो करनी है। ठीक है, तो ये वाला खाना जो है बहुत चौड़ा करेंगे। आप देखो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन, तो इसको जब लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? अब आपके पास आएगा ये इस तरह से, है ना। आपके पास मान लो इतनी पूरा ब्लॉक जो है एक्सेलरेशन के लिए खाली, तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये तो फॉर्मूला में ही लिख दिया यहाँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? इट विल बी वेलोसिटी की जगह पे आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, यानी ये L अपॉन टी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा m0 L1, ये टी स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो -2, राइट। तो अब इसीलिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, ये जो आपका फॉर्मूला आता है ना, ये फाइनल, इधर से ही आपकी यूनिट निकल जाती है। लेंथ को SI सिस्टम में किस नापेंगे? इट विल बी, लेंथ किस में नापी जाती है बच्चे? मीटर पे। तो आप लिखोगे मीटर पर, टाइम का स्क्वायर आ रहा है तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि चाहे आपका MKS सिस्टम हो चाहे CGS, ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, ये M दिस इज इन मीटर, kg, और ये टाइम के लिए सेकेंड। अगर ये इधर है तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, ग्राम, और ये सेकेंड। क्या कर रही है? लेंथ, मास और टाइम को ही बता रहे हैं, लेंथ, मास और टाइम को ही बता रहे हैं। तो जब ये लास्ट में आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला का आता है, इसी से आप इसकी यूनिट्स जो है वो डिसाइड कर लेते हो। तो आप देखो इतनी स्पेस तो मेरे पास इधर थी नहीं, तो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। वहाँ पर मैं क्या कर दूंगी? डायरेक्टली आई विल राइट इट एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, सो इट इज L अपॉन टी स्क्वायर, सो इट विल बी m0 L1 t - 2, और इसकी इस वाली वैल्यू से ही मेरे को पता लग गई इसकी यूनिट्स क्या है। देन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम दैट इज, इसका भी डिटेल में हमने 11th में पढ़ना है। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि इसको P सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इट्स गिवन मास इनटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के लिए फिर से आपको जब इसको दोबारा करना है तो आप पूरा ऐसे लिखेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, which will be written as m, velocity है, that is equal to displacement upon time का, and displacement upon time, so this will be equal to mlt, so it is mlt -1, ठीक है। so this is what we have। अब यहाँ पर स्पेस जो भी हो रही है, मास के लिए हो गया m, वेलोसिटी के लिए आ गया आपका lt -1, so this is the dimensional फॉर्मूला। आप इसको ये भी कर सकते हो बच्चे कि जब आप इसको 4 खानों में बांटोगे ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला छोटा रखो, फिजिकल फॉर्मूला और जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, मतलब जो डेरिवेटिव पार्ट है, उसके लिए चौड़ा कर देना। ये इसको कंप्लीट करके, जैसे ये डायमेंशनल फॉर्मूला वाला पार्ट है, जैसे मान लो ये आपका शीट का, कागज क्यों नहीं है मेरे पास, hold on, this is the paper I have। आपने इसको भी, जैसे मैंने तो इधर पार्टीशन थोड़ा ठीक नहीं किया है, आपने क्या करना है, ये इतना ही रखना है, ये भी इतना रखना है। इसको सबसे चौड़ा बोला है ना मैंने, तो इस सबसे चौड़े वाले में भी आपने इधर लिखा हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, तो इस वाले पार्ट को आपने 2 हिस्सों में बांट देना है, ऐसा छोटा कर देना। यहाँ फाइनल फॉर्मूला लिखना है, फाइनल। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट यही चीज़ें आनी चाहिए, जैसे m0 L² t
0, है ना, ये चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन चलेगा जो मैं आपको ऐसे ये कागज़ पे कर रही हूँ, लिख रही हूँ पूरा ना, ये पूरा डिस्क्रिप्शन के लिए। तो इस वाले को थोड़ा चौड़ा, ज़्यादा स्पेस लेकर एक लाइन, एडिशनल लाइन यहाँ खींच लेनी है। आपको मेरी बात समझ आ गई ना? वैसे आपके नोट्स में आना चाहिए। सो दिस इज MLT-1। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखो मास है, लेंथ है और ये है। तो मास किस में नापेंगे हम SI सिस्टम में? kg, लेंथ मीटर, क्योंकि t की पावर -1 है तो इसलिए पर सेकेंड। अगर इसी को CGS में नापते हैं तो मास किस में नापोगे? ग्राम। लेंथ किस में नापोगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। देन यू हैव फोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स जो होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन में करा चुकी, आपने ये अपने आप करना है, ठीक है। मैं रिलेशंस बता देती हूँ, इसको याद रखना। दिस मास इनटू एक्सेलरेशन है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला भी जो आएगा, जो आपका डायमेंशनल फार्मूला आएगा, जैसे सपोज इसकी मैं डायरेक्ट ही वैल्यू लिख रही हूँ, आप इधर पूरी कैलकुलेशंस करेंगे। अगर इसकी कितना मास और एक्सेलरेशन है तो ये हो गया मास का m, एक्सेलरेशन का LT-2, राइट। तो इसी के बेसिस पे आपने इसकी यूनिट लिख देनी है। मास हो गया आपका kg, लेंथ हो गई मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें एक याद रखना है, इसको हम बोलते हैं न्यूटन, एक न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं SI यूनिट को, ठीक है। और इसको डाइन, ये इसी के लिए है, फोर्स में ही सिंबल इसका कैपिटल N। न्यूटन मतलब kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह न्यूटन भी बोलते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देन कम्स इम्पल्स। इम्पल्स जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स फॉर एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, सो इट्स अ फोर्स इनटू, ये भी हमने पढ़ना है अभी आगे की इसमें, लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। दिस वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको आप, इसकी यूनिट आप लिखोगे, जैसे ये यूनिट लिखी है ना, मैं आपको सिर्फ वर्क जो है इसमें बता देती हूँ कि जूल जो ऐसा ही है, इसमें हम इसको जूल लेते हैं और ये अर्ग, ठीक है। बाकी जो ये है वो आप अपने आप लिखोगे डायमेंशनल फार्मूला निकाल के। पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, आप याद रखेंगे mgh। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो हाफ का कोई मतलब नहीं है, मास और वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। देन यू हैव स्ट्रेस, दिस इज ऑल्सो फोर्स upon area. Strain, change in dimension, change in dimension upon original dimension. तो ये आपको याद रखना है, जब अगर चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ है तो लेंथ है, तो ये कैसी होगी? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कट जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, जो स्ट्रेस की आएगी वो इसकी हो जाएगी। एंगल आपको बताया था मैंने, थीटा, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी लंबाई है, रेडियस भी लंबाई है, कट जाएगा। तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। जैसे ये भी स्ट्रेन में भी m0 l0 t0, डायमेंशनलेस, ठीक है। देन यू हैव पावर, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो वर्क अपॉन टाइम। तो इसको भी आप जब लिखोगे तो आप लिखोगे पावर इज इक्वल टू, जब करेंगे आप, सो आप लिखोगे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो देखो कितना क्या हो जाएगा, ये मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का क्यूब, इस तरह से आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ये वाला पोर्शन क्या चाहिए था? चौड़ा।
तो आपने जब अपने इसमें करना है तो सेंटर पेज लेंगे, इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। So this is what we have part. Then you have surface tension, that is force per unit length. ये भी हम पढ़ेंगे +1 में ही। अभी फ़िलहाल आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आप तभी कर सकते हैं अगर आपको ये रिलेशंस पता है। एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। सो एंगल जो है वो तो डायमेंशनलेस है, तो सिर्फ क्या बचेगा, टाइम। तो इट विल बी m0 l0 t1, t नीचे है तो t⁻⁻1 हो जाएगा। देन फोर्स कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्टेंस, ये भी हम 11th में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन यू हैव वेलोसिटी, ये ग्रेडियंट वर्ड जब भी आएगा मतलब जिसकी बात कर रहे हैं उसको लेंथ के साथ चेंज कर दिया। अगर ये बोल रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ के साथ वेरिएशन उस क्वांटिटी का। एंगुलर मोमेंटम, इसका सिंबल जो है दैट इज कैपिटल एल, ये भी हमने पढ़ना है, 11th में ही पढ़ेंगे। अभी न्यूमेरिकल्स में यूज होना है, वेक्टर क्वांटिटी ही है। सो दिस इज एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, है ना। सो दैट यू कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। सो लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। इसके बाद आप इसको आगे की कैलकुलेशंस करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए आपको ये रिलेशन E एनर्जी, आइंस्टाइन का इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू। सो दिस एच न्यू, ये H जो है दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सो H विल बी इक्वल टू व्हाट, E अपॉन न्यू। सो योर प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट यू कैन राइट इट एज इन न्यू एंड फ्रीक्वेंट। इसको और सिंपल से कर लो, टाइम पीरियड के साथ रिलेट करो तो 1 अपॉन द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड होता है। तो इसको E बाई न्यू लिख लो, या इसको आगे लिख सकते हैं एनर्जी इनटू टाइम, ठीक है। तो आप फिलहाल याद रखने के लिए प्लैंक्स एनर्जी इनटू टाइम, जब ये हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में तब आपको पता चलता जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी हमने इसी क्लास में पढ़ना है। अब इसमें आप देखिए, आपने ग्रेविटेशनल लॉ है जो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ दी, अगर ये दो बॉडीज हैं m1 m2 मास है, इनके बीच में r डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशनल न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल का इनका जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वल टू में बदलते हैं या इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हुए एक्सप्रेशन बन जाती है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपसे ये G का पूछा हुआ, तो G पूछा तो G को आप अकेला छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें भेज दीजिए, तो ये जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। G को अगर अकेला छोड़ेंगे तो नीचे वाला इधर चला जाएगा, ये वाले नीचे आ जाएंगे। तो आपको ये फॉर्मूला या वहाँ से अगर आपको पता है ये लॉ तभी आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं। सो आप यहाँ पर इसको क्या लिख लेंगे, इट इज इक्वल टू फोर्स, ये फोर्स है, इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का भी, m1 m2 है ना, तो मास का भी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपको ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन सब की डायमेंशनल फार्मूला लिखनी है। और जो डायमेंशनल फार्मूला, देखो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये इनकी जो डायमेंशनल फार्मूला इसी से आ रही है। यहाँ पे देखो m नहीं था, मास kg फेजी कुछ नहीं है, सेकंड वेकेंड कुछ नहीं है, सिर्फ क्या था L स्क्वायर यानी लेंथ थी। तो आपको एकदम से पता होना चाहिए लेंथ को SI सिस्टम में मीटर्स में नापते हैं, तो आपने कर दिया इसको मीटर स्क्वायर, उसी तरह इसको कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यू हैव दीज, आई हैव सो मेनी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हम पढ़ेंगे। ये होता है अपोजिंग फोर्स है लेयर्स के बीच में, जब दो लेयर्स दे आर मूविंग द अपोजिट, जैसे फ्रिक्शन होता है, हम बॉडीज मूव करती हैं तो जो अपोजिंग फोर्स होता है, उसी तरह लेयर्स के भी डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करने के कारण वो एक दूसरे को अपोज करती हैं, तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन विस्कोसिटी जनरेट होती है। तो वो जो विस्कस फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के
इसके प्रोपोर्शनल होता है ये, तो वहाँ से ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब चेंज करते हैं तो ईटा आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ डी बाय डी एक्स। तो यहाँ से ये फॉर्मूला ईटा हमें चाहिए तो हम बाकी चीज़ें भेज देंगे, एफ इंटू डी एक्स अपॉन ए डी वी। तो ये क्या आ गया, एफ की जगह पर आपका हो जाएगा फोर्स, देन फोर्स इंटू इसमें कितना आ गया, फोर्स है, डी एक्स इज द डिस्टेंस और वेलोसिटी। ये सारी टर्म्स लिखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। यहाँ पे मैं इसको देखो यही चीज़, ये फॉर्मूला ही लिया मैंने, इसी से मैं लिख रही हूँ रिलेशन क्या है। तो आई विल राइट इट एज ईटा इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। ये तो अगर ये ऐसे ऐसे रट्टा मार के तो याद नहीं रहेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो फोर्स होता है, विस्कस फोर्स जो होता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द लेयर एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी का लेंथ के साथ, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन आ रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो लेयर्स हैं उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया के भी प्रोपोर्शनल है। वहाँ से हमने ये फॉर्मूला, जैसे जी के लिए अभी मैंने बताया था ना आपको, पूरा न्यूटन्स का जो है लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ लगा के हमने वहाँ से जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की थी, जैसे यहाँ कैलकुलेट की थी। अगर ये पता होता है तो ये निकालना आसान है। अब इसको रट तो सकते नहीं ना फॉर्मूला, इसको तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में होना चाहिए। उसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज, इसको तो आप याद ही रखिए, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ये भी हमारे पास चैप्टर है, हमने पढ़ना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी है, जो वेट आपका डाउनवर्ड ग्रेविटी की तरफ फोर्स लग रहा है, तो एम जी है, तो इसका ये जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम, राइट। दिस वे आप निकाल सकते हैं, एफ अपॉन एम फॉर्मूला है फोर्स का और मास का, लगा के निकालिए। और वैसे दिमाग लगाया जाए तो क्या है, चाहे है तो एक्सेलरेशन ही है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आने वाली है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड। सो इट विल बी वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। देन यू हैव प्रेशर ग्रेडियंट। तो मैंने कहा था जब भी ग्रेडियंट वर्ड आता है तो ऑलवेज ये रिमेंबर, प्रेशर तो वैसे ही रहेगा अपॉन ग्रेडियंट विल बी द लेंथ। उसके बाद आप इसको एक्सटेंड कर दिए, प्रेशर आपको पता है, प्रेशर ग्रेडियंट जैसे लिखा आपने, प्रेशर ग्रेडियंट लिखा है ना, तो आपको इतना पता लग गया कि प्रेशर का लेंथ के साथ चेंज होना है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लेंथ, राइट। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया इंटू लेंथ। फिर नेक्स्ट में हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से लेंथ एक कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन एरिया, और ये जो टाइम का स्क्वायर है ये भी नीचे आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। तो ये इतना सब करने के लिए बीच वाला कॉलम क्या चाहिए था, काफ़ी चौड़ा। तो आप ये स्टेप्स जो हैं कैलकुलेट करेंगे अपने आप, ठीक है। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है कि आप कितना काम करते हैं किसी भी टेस्ट मास को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर लाने के लिए। दिस इज वर्क डन, ठीक है। वर्क डन टू, डेफिनेशन नहीं लिखती हूँ सीधा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये है तो वर्क तो वर्क ही होगा, कितना किया, क्या किया, तो जो आपकी वर्क की यूनिट है वही इधर पे आने वाली है। अब ये देखो, याद रखना, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है दैट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। So this is work done by the gravitational from infinity to that particular point divided by the mass. Work by mass हो जाएगा। Then temperature है, तो इसके लिए तो मैंने यहाँ बताया ही था आपको कि इसमें सिर्फ टेम्परेचर की बात अगर आप कर रहे हैं तो इधर आपका क्या हो जाएगा, डिग्री आपने मांगने, कितना डिग्रीज में आ रहा है टेम्परेचर आपका। तो यहाँ कैल्विन में ना मास है ना लेंथ है ना
इसमें, तो इसको आप क्या कर दोगे, m0 l0 t0 k, कैपिटल K, ठीक है। देन यू हैव टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, टेम्परेचर बाय डिस्टेंस। तो इसमें L नीचे से ऊपर जाएगा तो L -1 हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में। कोई दूरी है रेडियस है तो डिस्टेंस ही ना, तो आप ये दिस इज अ डिस्टेंस ओनली, क्या डिस्टेंस हो, कहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कहीं का भी है तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो है वो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस की होगी वही इसकी हो जाएगी। रेनॉल्ड्स नंबर इट्स अ नंबर, तो नंबर में ना मास है ना लंबाई है ना टेम्परेचर, सो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा जब रेनॉल्ड्स नंबर की आ रही है बारी, ठीक है। सो दिस इज अ डायमेंशनलेस। देन यू हैव वेवलेंथ, वेवलेंथ दैट इज अ डिस्टेंस, ये मान लीजिए आपकी इस तरह से क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज गिवन बाय, सो वेवलेंथ इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। सो थ्रस्ट और टेंशन दैट इज अ फोर्स, यहाँ से ये 38 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं बच्चों, जो आपको बिल्कुल अच्छी से याद होनी चाहिए। ये इतनी आप ये डायमेंशनल फार्मूलाज जो हैं याद रखेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बता दी ये क्या क्या चीज़ें हैं, और इसमें से बहुत सारी आपकी बुक्स में दी हुई हैं और भी, लेकिन हम उनको जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। हम वही मैंने फिजिकल क्वांटिटी जो 38 दी हैं स्पेसिफिकली, अगर ये आपको याद है तो आपको अभी +1 में कोई मुश्किल नहीं आएगी, और ना ही इस यूनिट के कोई न्यूमेरिकल करने के लिए मुश्किल आने वाली है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी सिर्फ डायमेंशन होती है, लेकिन उनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती है, तो हम उनको डायमेंशनल वेरिएबल्स, कुछ टर्म्स मैं इसमें लिखूंगी, आपको जो ध्यान रखनी है, different type of, ये just knowledge के लिए, different type of variables and constants, ठीक है। तो इसमें हम 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मैं एग्जाम्पल्स कोड करती जाऊंगी। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब क्या हुआ, वो फिजिकल क्वांटिटी उसकी डायमेंशन, यस, डायमेंशनल वेरिएबल कोई भी फिर पॉजेस डायमेंशंस, और जो वैल्यू है वो वैरी करती है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को, तो क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके एग्जांपल में आप कर सकते हो, एरिया डायमेंशन भी है, वॉल्यूम है ना, वेलोसिटी एटसेट्रा, इतनी सारी हमने भी पढ़ी। तो ये डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, वो वेरी भी करते हैं, दे हैव द डायमेंशन। देन डायमेंशन लेस वेरिएबल, अब डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस वेरिएबल, तो डायमेंशन लेस है वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन नहीं है लेकिन वैल्यू वेरी करती है ना। तो अब इस कैसे होंगे, डायमेंशन लेस है तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है आपकी, एंगल, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो m0 l0 वगैरह। देन स्ट्रेन, अभी हमने पीछे अभी बताया था आपको कि स्ट्रेन जो है आप कहते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू दी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, लंबाई के साथ लंबाई का चेंज होना, चौड़ाई उसके वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम का चेंज होना, एरिया में चेंज टू द ओरिजिनल एरिया। इस तरह के ये जो स्ट्रेन है इनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है नंबर, क्योंकि किस रेशो में वो चेंज हो रहा है वो वैल्यू है उसकी, लेकिन डायमेंशन नहीं है, है ना। तीसरा होगा डायमेंशनल कांस्टेंट। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि डायमेंशनल कांस्टेंट, अब इसमें डायमेंशन है, ओके, डायमेंशन इज देयर, लेकिन कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसमें आपके एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, ये इधर पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सो कैपिटल G, राइट, देन स्पीड ऑफ लाइट,
स्पीड ऑफ लाइट है तो स्पीड ही, तो डायमेंशनल फार्मूला होगा, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स्ड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो वो मतलब उनकी डायमेंशन है, वैल्यू भी कैसी है, कांस्टेंट है। व्हेन यू हैव डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक तो डायमेंशन भी नहीं है, डायमेंशन लेस और वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। इसमें डायमेंशन नहीं है और वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ वेरी कर रही थी, इसमें वैल्यू कांस्टेंट है। अब ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो जितने भी प्योर नंबर्स होंगे, प्योर नंबर्स, ठीक है। जैसे किसी फॉर्मूला में कभी पाई आ जाए या 1 2 3 4 कोई वैल्यू लिखी है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं है, लेकिन और जो वैल्यू दी है वो भी कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला के बारे में आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। अब कल हम जो है डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा यूजेस। तो जब तक आप ये चीज़ें ना करें, तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ यूजेस ऑफ डायमेंशनल analysis, uses of dimensional analysis। जस्ट आपको हल्का सा आइडिया दे रही हूँ कि कल हम जो करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला ये जो हम यूज़ करते हैं वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ये हम कल पढ़ेंगे, conversion of one system, और बहुत से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके अलावा हम जो है जो पढ़ने वाले हैं वो होगा एक ये चीज़, फिर करेक्टनेस चेक करेंगे, करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। या मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कवर कर सकती थी अभी, एंड टू डिराइव द रिलेशंस। ओके, फॉर टुडे दिस मच इज इनफ। यू जस्ट रिवाइज आउट ऑल द फार्मूलाज आई हैव टोल्ड, सबके डायमेंशनल फार्मूलाज के जो रिलेशंस है, में बेसिकली हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये बिल्कुल आपका तैयार होना चाहिए बच्चे। ये निकालना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप फटाफट इसको जो है निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें कवर अप करना बहुत ज़रूरी है।